तो हमने कल की क्लास में सारे के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पढ़ लिए और रिविजन भी कर लिया। तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारा कवर हो गया, ऑफर एक्सेप्टेंस वाला। अब दूसरा एलिमेंट है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हेडिंग क्या लिखा है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अब इसे ऑब्लिगेशन बोलो, लीगल ड्यूटी बोलो, जो भी बोलता है, ठीक। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इज इंटेंशन होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट जो कर रहे हैं कि भैया लीगल कॉन्सिक्वेंस आए। लीगल कॉन्सिक्वेंस आए मतलब कि जो भी बातें टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी है, अगर सामने वाला कोई भी पार्टी उसे फुलफिल नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। दैट वाज, ठीक है, लीगल रिलेशन। क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन इफ देयर नो सच इंटेंशन। अगर वो इंटेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है। अग्रीमेंट ऑफ द सोशल पढ़ चुके हैं। सोशल अग्रीमेंट हो गया, डोमेस्टिक नेचर के हो गया, डू नॉट कंटेम्पलेट द लीगल रिलेशन। एक आध एग्जांपल, जैसे मैंने क्या बोला, शादी में इनवाइट किया या फिर पिक्चर देखने का एक प्लान किया, अग्रीमेंट किया, तो क्या उसमें लीगल इंटेंशन क्रिएट हो रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन आ रही है क्या? नहीं। तो ऐसे दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट तो है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो बस यहाँ पे इतना ही समझाया है, क्योंकि हम डिटेल में समझ चुके हैं पहले, इसलिए यहाँ पे इतना कंटेंट नहीं दिया। तो दो हम एलिमेंट डिटेल में पढ़ चुके हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ चुके हैं और लीगल इंटेंशन। तीसरा आ जाओ, क्या लिखा है? व्हाट डू मीन बाय कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न, चाहे वो कैश हो चाहे वो काइंड हो, ठीक है। मैंने बाइक बेची 20,000 में, तो आपके लिए कंसिडरेशन बाइक है और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? पैसा। कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देके बता रहा है, ए ने प्रॉमिस किया टू मेक गिफ्ट। अब गिफ्ट वाली चीजों में क्या कंसिडरेशन होता है? क्या नहीं होता है, समझना। मैंने आपको एक कार गिफ्ट कर दी, मैंने आपको एक कार गिफ्ट करी, तुम्हें तो मिल गया कार, लेकिन क्या मुझे बदले में कुछ मिला? क्या नहीं। तो अगर प्रॉमिस टू मेक अ गिफ्ट कितना 500 टू बी एंड सब्सिक्वेंटली चेंज इज माइंड, बाद में उसका प्लान चेंज हो जाता है। पहले उसने सोचा कि मैं 500 रुपए दूंगा, गिफ्ट करूंगा, लेकिन बाद में प्लान चेंज हो जाता है, तो बी कैन नॉट बी सक्सीड अगेंस्ट। भैया तो क्या उसके अगेंस्ट केस फाइल करेगा और क्या जबरदस्ती 500 ले लेगा? क्या नहीं। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता कि भाई मैं तुझे 500 दूंगा, तू मुझे कुछ देगा उसके बदले में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता और उसमें से दोनों में से कोई भी एक पार्टी नहीं देती तो उसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता, ठीक है। तो बी हैज नॉट गिवन एनीथिंग इन दी रिटर्न, इसलिए वो केस फाइल भी नहीं करेगा। क्लैरिटी है? तो गिफ्ट के केसेस में कंसिडरेशन नहीं मिलता, इसलिए हम उसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक केस दे रखा है, इस केस का नाम याद रखना है, क्यूरी मिश्रा का, ठीक है। सेक्शन, ये गिफ्ट को लेकर केस है। सेक्शन 2D में क्या समझा के रखा है? कंसिडरेशन की डेफिनेशन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन? प्रोमिसर, प्रॉमिस करने वाला, प्रोमिसी जिसको मिल रहा है, ऐसे ही जैसे ऑफरर और ऑफरी है, ठीक है। प्रोमिसर, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन हैज डन, दे एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज दे एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रॉमिस टू डू। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। कंसिडरेशन मतलब क्या? प्रोमिसर अपनी मर्जी से कुछ बदले में दे रहा है और प्रोमिस भी उसको जो रिटर्न में दे रहा है, दैट वाज कंसिडरेशन। इन्होंने कहा कि चलो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ते हैं कंसिडरेशन को समझने के लिए। दो सिस्टम है, इसे समझना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ जाइए, सबसे पहले क्या लिखा है? कंसिडरेशन जो कुछ भी होगा एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होगा। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर मतलब मैंने बोला कि भैया मुझे मुझे एक बाइक बेचनी है और मैंने उसका कंसिडरेशन कितना रखा है? 20,000। मेरी इच्छा है ना, डिजायर है ना प्रोमिसर की, तो कंसिडरेशन वो होता है जो प्रोमिसर की डिजायर होगी। मुझे बाइक बेचनी, कार बेचना, वॉट एवर जो भी मैं बेचना चाहती हूँ, उसका एक कंसिडरेशन प्रोमिसर की मर्जी से ही होता है। अब सामने वाला उसे अग्री करता है तो बढ़िया, अग्री नहीं करता है, काउंटर ऑफर देता है, तो फिर वो अब काउंटर ऑफर हो जाएगा, वो फिर दूसरा केस हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये लिखा है ए, ठीक है, ध्यान देना, प्रोमिसर की मर्जी होती है कि वो कितना क्या देगा। दो केस के थ्रू यहाँ पे उन्होंने समझाया है। ए था, बेचारा फंस गया था अपने घर पे, एक्चुअल में घर में लग गई आग, केस समझना, ठीक है। एक घर था जिसमें आग लग गई, उस आग में लगते ही देयर इज नो, हुआ क्या, राह चलता एक इंसान था जिसने देखा कि वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। किसी राह चलते इंसान ने देखा कि घर में आग लग गई और कोई शोर कर रहा है, तो वो वहां पे जाता है और उसको बचा लेता है, ठीक है। वो जाता है और वहां उसे जाकर बचा देता है। तो जो राह चलता इंसान था वो अपनी मर्जी से आकर बचाता है ना, ठीक है। अब दूसरा केस समझना, पहले केस में क्या हुआ था, वो खुद आकर बचाता है। दूसरे केस में क्या होता है, जो इंसान के घर में आग लग गई है वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलता है जो मुझे बचाएगा मैं उसको इतना पैसा दूंगा। तो राह चलते बहुत सारे इंसान थे, लेकिन किसी एक ने इस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और वो आ गया। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि वो सामने वाला बचाने क्यों आया, क्योंकि उसे वो
चीज चाहिए थी, वो अमाउंट चाहिए था जो सामने वाला बोल रहा था। तो चलिए दोनों केस को एक बार रीड करते हैं। ए फंस गया था, है ना, बी ने उसकी हेल्प करी क्योंकि घर पे आग लग गई थी। देर इज अ नो कंसिडरेशन बट वॉलेंट्री। वो राह चलता इंसान पहले केस में कैसा आया था, वॉलेंट्री आया था, खुद से आया था। किसी ने ये नहीं बोला था कि मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, खुद से आया। अब सामने वाला अपनी मर्जी से कुछ दे दे तो बात अलग है, खुश होकर बाद में दे दे कि तूने मेरी जान बचाई मैं तुझे दे दूं। लेकिन कभी क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या, नहीं। बी तो खुद से आया, वॉलेंट्री एक्ट हुआ। बट इफ ए गोज टू हेल्प, बी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने पर गया था, देर इज अ गुड कंसिडरेशन। सामने वाले ने बोला था कि मुझे अगर बचाओगे तो मैं तुम्हें अच्छा खासा कुछ अमाउंट दूंगा। तो नॉट विश टू डू, वो पहले तो खुद वॉलेंट्री नहीं कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया, ये वॉलेंट्री एक्ट नहीं किया, पैसे के दम पर आया। तो ये पैसा कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, प्रॉमिसर दे रहा है, प्रॉमिसर दे रहा है। तो जो भी कंसिडरेशन है ये किसकी, किसके डिजायर पे रहता है, ये हमेशा किसकी डिजायर पे रहता है, प्रॉमिसर। प्रॉमिसर की मर्जी होती है कि वो किस पे कॉन्ट्रैक्ट करे। अब सामने वाला या तो हाँ बोल दे या तो फिर काउंटर ऑफर दे दे, अगर उसे ठीक नहीं लग रहा या तो ना बोल दे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक चिनैया वर्सेस रमैया है, लैंडमार्क केस है, इस केस का नाम याद तो रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए रीड करें। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इन्होंने कहा कंसिडरेशन हो सकता है शिफ्ट हो जाए, कहाँ शिफ्ट हो जाए, प्रोमिसी के पास या फिर एनी अदर पर्सन। चलिए पूरा केस समझते हैं, केस समझेंगे फिर इसे पूरा का पूरा रीड भी कर लेंगे। आइए, हुआ क्या था, एक मदर थी, एक मदर थी, उसकी एक बेटी थी, डॉटर। मदर ने डॉटर को एक घर दिया, क्या दिया, एक घर दिया, ठीक है भाई। माँ का एक भाई भी था, ब्रदर, तो बेटी के लिए वो ब्रदर क्या बन जाएगा, मामा बन जाएंगे, ठीक है, समझना। मदर ने बोला कि मैं तुम्हें ये घर दे रही हूँ, बेटी मैं तुम्हें ये घर दे रही हूँ, लेकिन बदले में मैं क्या चाहती हूँ कि तुम अपने मामा जी को एक अमाउंट देती रहोगी मंथली, एक अमाउंट देती रहोगी, क्या, मंथली अमाउंट देते रहना, ठीक है। मैं आपको घर तो दे रही हूँ, पूरा पूरा घर गिफ्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे बदले में कंसिडरेशन क्या चाहिए, मुझे पैसे मत दो, किसे दो। वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हो रहा है, माँ बेटी के बीच में हो रहा है, ठीक है। बेटी को क्या मिल रहा है, घर, बदले में उसे क्या देना पड़ रहा है, पैसे। लेकिन मदन ने बोला कि मुझे मत देना, किसको देना, मामा को देते रहना, छोटा छोटा अमाउंट देते रहना, ठीक है। माँ एक टाइम बाद चल बसती है, चली जाती है, ठीक है। जब तक तो थे तो चल रहा था, लेकिन जैसी जाती है तो बेटी को लगता है कि मैं तो फ्री में पैसे दे रही हूँ मामा जी को, मामा जी ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। तो कायदे से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है, दोनों पार्टी एक दूसरे को क्या देते हैं, कंसिडरेशन देते हैं, ठीक है। तो कायदे से मदर ने तो घर दिया था, ठीक है, डॉटर को उनको देना चाहिए था, लेकिन वो उनको ना देकर किसको दे रही थी, मामा जी को। तो फिर केस कर देती है डॉटर, और वो ये बोलती है कि भाई मुझे मामा जी ने कुछ नहीं दिया, मैं ही बस देती जा रही हूँ। तो टू वे तो कंसिडरेशन नहीं है, जब टू वे कंसिडरेशन नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, तो कायदे से मुझे इन्हें पैसे देने नहीं चाहिए। तो मामा जी भी केस ठोक देते हैं, और फाइनली केस जीत जाता है कौन, मामा जी जीत जाते हैं। क्यों मामा जी जीत जाते हैं, समझना। मदर ने पैसे खुद नहीं मांगे, मदर ने ये पैसे किसी और को दिलवाए, तो ये भी कंसिडरेशन चलेगा। अब हेडिंग समझो क्या लिखा है, कंसिडरेशन में मूव। कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि आप ही लो, ये कंसिडरेशन आप किसी और को भी दे सकते हो। यहाँ पे मदर को ये मिलना चाहिए था कंसिडरेशन, मदर ने ये कंसिडरेशन किसको शिफ्ट किया, मामा जी को। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम दी प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये किसी और को भी दे सकते हैं। आइए एक बार पूरा चिनैया वर्सेस रमैया केस पढ़ते हैं और फिर और इसकी डिटेलिंग में जाते हैं। एक लेडी थी, अ लेडी बाय अ डीड ऑफ गिफ्ट मेड ओवर दी सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। एक लेडी ने घर दिया, एक प्रॉपर्टी दे दी, किसको, डॉटर को, डायरेक्टिंग हर टू पे दी एन्यूटी टू दी डोनर्स ब्रदर। डोनर कौन है, मदर है, उसका भाई मतलब मामा जी को आपको क्या देना पड़ेगा, एक अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। एज हैड बीन डन बाय द डोनर इटसेल्फ बिफोर ही शिफ्ट दी गिफ्ट, उसने ये पहले पूरा टर्म्स एंड कंडीशन रख दी थी। ऑन द सेम डे हर डॉटर एग्जीक्यूट इन द राइटिंग इन द फेवर ऑफ द डोनर ब्रदर एग्री। उसने साइन वाइन कर दिया बेटी ने, और क्या बोल दिया कि हाँ मैं अग्री कर रही हूँ, मैं इतना अमाउंट देती रहूंगी, ठीक है, उस अंकल को दूंगी। नो कंसिडरेशन हैड मूव फ्रॉम हिम द कोर्ट, सॉरी बीच का खा गई मैं, हाँ, अग्री टू पे द एन्युटी। देर आफ्टर द डोनी, जो डॉटर है, डिक्लाइन, बाद में वो क्या कर देती है, मना कर देती है, declined to fulfill her promise to pay the uncle, saying there is a no consideration had moved from him। उसके अकॉर्डिंग उसको उनसे कुछ नहीं मिल रहा था, तो उसने देने से मना कर दिया। कोर्ट में केस जाता है, हेल्ड दैट अंकल शुड, है ना, केस फाइल कर देते हैं। इवन दो कोर्ट साफ साफ बोलता है नो
अब देखो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया, रीड करते हैं यहाँ से, यहाँ से। The court held that the uncle could sue even though no part of the consideration received by his niece. उनकी भांजी को कुछ भी नहीं मिल रहा था उनके मामा की तरफ से, तो भी कंसिडरेशन फ्रॉम हर मदर वॉज सफिशिएंट कंसिडरेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? फटाफट नीचे की वो कोर्ट से 3 लाइनें पढ़ो अभी के अभी, जल्दी। हेडिंग क्या है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? दोनों पार्टी कुछ ना कुछ देंगे, तब जाके हम कंसिडरेशन मानेंगे, तब जाके हम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट मानेंगे। अगर एक पार्टी कंसिडरेशन दे रही है और दूसरी पार्टी कंसिडरेशन नहीं दे रही है तो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो गिफ्ट वाले जो केसेस होते हैं, और ना ही इस पे आप केस फाइल कर सकते, ठीक है। फिर उन्होंने बोला 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल क्या है? कंसिडरेशन हमेशा किसके डिजाइन में होता है? प्रॉमिसर के। और कंसिडरेशन चाहे तो क्या हो सकता है? शिफ्ट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है दोनों पार्टी जो है, 2 पार्टी इन्हीं को एक दूसरे को कंसिडरेशन बोले, वो अपना कंसिडरेशन किसी और को भी शिफ्ट कर सकते हैं। अग्रीमेंट में जो लिखा होगा उसे मान लिया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी वर्ड का मीनिंग डिफरेंट की बात हो रही है, ठीक है। स्ट्रेंजर, चलो स्ट्रेंजर से समझते हैं। स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सू। ये क्या बात हो गई? झगड़ा हो रहा है, ठीक है, 2 पड़ोसियों का झगड़ा हो रहा है, तीसरा पड़ोसी क्या केस फाइल कर सकता है क्या? जिन 2 पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, जिन 2 पार्टी के बीच में दिक्कत है, तुम्हारे और मेरे बीच में झगड़ा हो रहा है, कोई क्या चौथा आकर, तीसरा आकर क्या कर देगा? केस फाइल कर सकता है क्या? नहीं। जनरल रूल, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सू, ठीक है, कभी भी स्ट्रेंजर नहीं आएगा बीच में। आइए, द पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सूड। जनरल रूल तो यही है। जनरल रूल क्या है? जो पार्टी ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, तो क्या वो केस फाइल कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट, चाहे वो भले उसके बेनिफिट के लिए क्यों ना हो। एग्जाम्पल देखिए बताया है, ए हु इज द इंडेप्ट टू अ बी सेल हिज प्रॉपर्टी टू सी, सी परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉमिस टू पे ऑफ द डेट टू बी, इन केस सी फेल टू पे सी हैज नो राइट टू सू। इतना सारा एग्जाम्पल, चलो बीच में प्लेन तरीके से समझाती। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए और बी के बीच में क्या था? कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। ए को पैसे देने थे, किसको? बी को, और बी को देना था घर, ठीक है। बी ने घर दे दिया किसको? ए को, और अब ए को बदले में कंसिडरेशन क्या देना है? पैसे देने। ए ने बोला भाई सुन, सी एक है जिसके पास क्या है? मेरा पैसा पड़ा है। ए ने क्या बोला? मेरा पैसा किसके पास पड़ा है? सी के पास। वापस से बोल रही हूँ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, घर बेच रहे हैं। ए ने बोला कि ठीक है मैं तुझे पैसा दूंगा, लेकिन मेरा जो पैसा है वो किसके पास रखा है? सी के पास रखा है। तो ए ने सी को बोल दिया कि तू ना बी को पैसा दे देना। बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। लेकिन मुझे बताओ, घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में था? ए और बी के बीच में, कायदे से। सी पैसे नहीं दे पाता है बी को, तो बी किसके अगेंस्ट जाएगा? ए के अगेंस्ट जाएगा कि सी के अगेंस्ट जाएगा? ए के अगेंस्ट जाएगा ना, कि भाई मुझे तो पैसा लेना किससे बनता था? ए से। ए ने बोला मेरा पैसा रखा है सी के पास, और सी ने बोला कि हाँ हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुमको देना, इससे अच्छा मैं इन्हीं को दे देता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम निकल गया और ये बी को नहीं दे पाया। लेकिन क्या बी का कोई हक बनता है क्या सी के अगेंस्ट जाने का? नहीं, उससे तो उसको कोई लेना देना ही नहीं था, वो तो ए ने बोला। तो भैया ए सी से निपटे, ए सी से निपटेगा क्या? बी सी से निपटेगा क्या? नहीं। तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर मैं कहूंगी ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ना। ए और सी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है? मेरा पैसा बी को पलटा दे। लेकिन बी और सी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं। तो ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल करे। ए और बी के अगेंस्ट है तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट करे, लेकिन कोई भी बाहरी आदमी के अगेंस्ट क्या कुछ कर सकते हो आप? क्या? नहीं। पूरा एग्जाम्पल जो यहाँ से ए से लेकर ये रखना वो यही है। क्लैरिटी है? तो अब मुझे हेडिंग बताओ, हेडिंग क्या लिखा है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे स्ट्रेंजर कभी भी केस फाइल नहीं करेगा, स्ट्रेंजर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग बताओ। अभी हमारा कंसिडरेशन टॉपिक चल रहा है डिटेल में। हम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस डिटेल में पढ़ चुके हैं, लीगल इंटेंशन पढ़ चुके हैं, तीसरा क्या पढ़ रहे हैं? कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन के कितने टाइप दे रखे हैं? 3। पहले क्या लिखा है? एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी बोले तो फ्यूचर कंसिडरेशन की बात हो रही है। एग्जीक्यूटेड मतलब प्रेजेंट, पास्ट मतलब पहले ही दे चुके। तुम्हारे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और हम कंसिडरेशन डिसाइड करें। कंसिडरेशन में हम क्या बोल रहे हैं? आज तुम मुझे घर दे दो, मैं पैसा कब दूंगा? फ्यूचर में दूंगा। तो ये किस टाइप का कंसिडरेशन हो जाएगा? एग्जीक्यूटरी, ठीक है।
अगर मैंने बोला पैसा मैं कब दूंगा, 2 साल बाद दूंगा, तो कंसिडरेशन किस नेचर का है, किस टाइप का है, एग्जीक्यूटरी। तुरंत घर मिलेगा और तुरंत पैसा मिलेगा तो किस नेचर का हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड। ठीक है, या फिर पैसा मैं पहले दे चुकी हूँ, पैसा मैं पहले दे चुकी हूँ, आज आप मुझे घर दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा नोटिस करो एग्जीक्यूटरी को लेकर, जो सबसे पहले वाला फ्यूचर है। आज तुमने मुझे घर दिया, मैं पैसा कब दूंगी एग्जीक्यूटरी केस में, बाद में। मेरे लिए तो ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटरी, लेकिन आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो आज कंसिडरेशन मिल रहा है, मुझे तो घर मिल रहा है ना आज। तुमको कंसिडरेशन मिल रहा है क्या, तुमको कब मिलेगा, तुमको कब मिलेगा, फ्यूचर में। जब उस टाइम पे आ जाओगे तो ये पास्ट की नजर से देखा जाएगा, आज फ्यूचर की नजर से देखा जा रहा है, जब मिलेगा तो उसे किस नजर से देखा जाएगा, पास्ट। तो 3 टाइप होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक एग्जीक्यूटेड, एक होता है पास्ट, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, कंसिडरेशन के भी कुछ रूल्स है। पहला रूल क्या होना चाहिए, वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है, एक्ट होना चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब कि कंसिडरेशन कुछ मिलना ही चाहिए। ठीक है, म्यूचुअलिटी मतलब दोनों की म्यूचुअल कंसर्न से होना चाहिए। ठीक है, मस्ट डू। क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू, रिपीट है ऊपर के ऊपर फर्स्ट पॉइंट, इट नीड नॉट टू बी एकदम 100% एग्जैक्ट हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। ठीक है, लॉफुल होना चाहिए कंसिडरेशन, भैया हम तुम्हें घर दे देंगे, बदले में तुम एक काम करना, इस इंसान का मर्डर कर देना, तो लॉफुल कंसिडरेशन है क्या, घर तो ठीक है लेकिन क्या मर्डर करना लॉफुल है क्या, नहीं। ठीक है, इलीगल नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन मोर देन द प्रॉमिस इज ऑलरेडी बाउंड, कंसिडरेशन क्या हो सकता है, जो प्रॉमिस क्या उससे ज्यादा भी हो सकता है। नॉट मेड फॉर द कंसिडरेशन। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किसी होटल में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मस्त खाना खाते हैं। ठीक है, उन्होंने बिल बोल दिया, कितने का बिल है, 1000 रुपए का। कंसिडरेशन, उसने हमें खाना दिया और बदले में हमने उसको कंसिडरेशन में क्या दिया, 1000 रुपए दिए। ठीक है, लेकिन वेटर को हमने 50 रुपए की टिप दे दी, तो कंसिडरेशन क्या हो गया, ज्यादा भी हो गया, 1000 से ज्यादा हो गया। तो कभी कभार कंसिडरेशन क्या हो जाता है, मोर देन दी प्रॉमिस इज ऑलरेडी बाउंड। हम किस चीज के लिए बाउंड है, जितने का खाना खाया उतना बिल पे करने का, 1000 का। लेकिन कभी कभार ये ज्यादा भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। जैसे कि उस वेटर को टिप देना, हमने 1000 रुपए नहीं दिए, कितना दिया है, 1050 रुपीज दे रखे। क्लियर है, चलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और हेडिंग रीड करो क्या लिखा है। कभी कभार, आइए रीड करें। कंसिडरेशन कब कब जरूरी नहीं है, जनरल रूल, कंसिडरेशन नहीं होगा तो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ क्या बोल दिया है, कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है तभी वो क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। व्हेन कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, एक्सेप्शन। जनरल रूल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्शन इन केसेस में नहीं होगा तो भी चलेगा। आ जाइए, जनरल रूल ये है, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। पहली लाइन समझ में आ गई, कंसिडरेशन नहीं तो हमारे लिए वॉइड है। बट सेक्शन 25 याद रखना, सेक्शन 25 इंपॉर्टेंट, याद रखना, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर्टेन एक्सेप्शन देता है, प्रॉमिस देता है विदाउट कंसिडरेशन, और स्टिल वो वैलिड होगा और वो बाइंड भी करेगा। तो जनरल रूल समझ में आया, कंसिडरेशन होना चाहिए, एक्सेप्शन नहीं भी होगा तो भी चलेगा। आइए कब कब चलाएंगे, शॉर्टकट में मैंने बाजू में लिख दिया है। सबसे पहले क्या लिखा है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये क्या बात होगी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, फैमिली, डैडी है, पापा है, अपनी बेटी को एक घर देना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, बेटी बदले में कुछ नहीं दे रही है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। हाँ, हमेशा याद रखना बच्चा, प्रॉपर्टी वाले जितने भी केसेस होते हैं, अगर वो गिफ्ट में मिल रहे, फटाफट उसका रजिस्ट्रेशन करवा लो। मान लो आपको गिफ्ट में कुछ भी मिला, ठीक है, सामने वाला कभी भी छीन सकता है ना। अभी एक एग्जाम्पल पड़ा था ना, बाद में मूड चेंज हो गया। ठीक है, जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में बॉयफ्रेंड का, मैं तुझे घर देता हूँ, ठीक है, शादी करने ही वाले थे, लेकिन शादी का प्लान फिर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बॉयफ्रेंड बोला अब नहीं कर दूंगा, तो इसीलिए तुरंत गर्लफ्रेंड को जाके क्या कर लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। अगर ये रजिस्ट्रेशन हो गया तो अब कोई भी छीन नहीं सकता उससे। ठीक है, भले शादी हो चाहे ना हो। तो यहाँ पे ये लिखा है, हाँ
ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है गर्ल्स को मुझे, ठीक है। चलो नेचुरल, तो बॉयज स्मार्ट रहना ना, मत रजिस्ट्रेशन करने देना। रजिस्ट्रेशन में वैसे भी घर ही नहीं है अपने नाम पे है कि मम्मी पापा के नाम पर है, मम्मी पापा सिग्नेचर नहीं करेंगे, है ना। चलो, अगर कुछ भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन में दिया जाता है, भाई बहन को दे रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दे रहा है, बाप अपनी बेटी को दे रहा है, बेटे को दे रहा है ना, बेटे को तो कम दिया जाएगा क्योंकि उसे तो वैसे मिलने वाला है, ठीक है। तो प्लीज, उन्होंने क्या बोल दिया, इसको क्या कर लेना, रजिस्टर्ड करवा लिया ना, तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, भले बदले में आपको कुछ भी ना मिले, ठीक है। ये मत कहना कि यार हमने तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था यार कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, बदले में तो हम कुछ नहीं दे रहे, नहीं चलेगा, चल जाएगा, बस रजिस्टर्ड करवा लो, क्योंकि प्रूफ होना चाहिए ना। कोर्ट आपका साथ क्यों देगा, कोर्ट उस गर्लफ्रेंड का साथ क्यों देगा, जब वो प्रूफ दिखाएगी नहीं देखो रजिस्ट्रेशन है, तो कहेंगे बस भग जाओ बॉयफ्रेंड, तुझे तो अब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वो नहीं कह सकता इसने बदले में मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे भी एक दूसरा घर चाहिए, ठीक है, नहीं बोल सकता। दूसरा क्या लिखा है, पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन में कंसिडरेशन है, अभी हमने 3 टाइप के कंसिडरेशन पढ़े थे, पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा पास्ट। पास्ट में क्या था, पहले दे चुके हैं ना, आज हम पहले दे चुके हैं, आज अगर आप मुझे घर दे रहे हो तो उससे पहले मैं बहुत कुछ दे चुका हूं, तो ये एक्चुअल में विदाउट कंसिडरेशन तो पॉइंट है ही नहीं, कंसिडरेशन तो मिला है ना, भले ही पास्ट में मिला, ये तो फ्री का पॉइंट डाला है। नेक्स्ट क्या लिखा है, टाइम बार्ड डेट, ये क्या होता है, इट इज द प्रॉमिस इन द राइटिंग एंड साइन बाय द पर्सन टू बी चार्ज देयरिन टू पे डेट, डेट कौन सा, बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। समझना, एक लिमिटेशन एक्ट है, एक लिमिटेशन का कानून है जो कि आपको बताता है, कि भैया एक टाइम पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर है मेरा, मेरे घर पे किसी ने कब्जा कर लिया, ठीक है, मैं नालायक हूँ, मुझे पता है, तब भी मैं चुप बैठी हूँ, बहुत पैसा मेरे पास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया, दूसरे घर पड़े हैं, दूसरे, एकदम से लॉस हो गया, एकदम से लॉस हो गया, 50 साल बाद मैं जागती हूँ कि अरे यार एक घर था यार, चलो उस पर जाते हैं, सारे घर बिक गए, एक लौता ही घर बचा जिसमें भी कब्जा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ कोर्ट के पास और क्या बोलती हूँ कि कोर्ट कोर्ट इसने कब्जा कर लिया, इसने कहा कि अभी तक कहाँ थे। तो हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक टाइम होता है, विद इन टाइम पर अगर आप केस फाइल करोगे तो कोर्ट आपका साथ देगा, विद इन टाइम पे अगर आप केस फाइल नहीं करोगे तो कोर्ट आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि भाई आप तो सो रहे हो ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। खुद सोचो 50 साल बाद पुरानी में सबूत भी बचा होगा, क्या सबूत है, आपका घर है, सामने वाले ने तो कितने सबूत खड़े कर लिए होंगे, हो सकते नहीं हो सकते, नकली डॉक्यूमेंट बना लेंगे, नकली क्या ओरिजिनल बना लेंगे 50 साल में, तो एक्चुअली में बन जाएंगे सब, क्योंकि भाई 50 साल तक आप चुप बैठे हुए हो, कोई अगर 10 साल से भी ज्यादा आपके घर में रह रहे तो वैसे ही उसका घर होने वाला है अब, और आप मुंह में दही जमा के बैठे हो क्योंकि आपको फर्क पड़ ही नहीं रहा है, लेकिन जब फर्क पड़ा तब आप प्रूफ नहीं कर सकते, तो कोर्ट को भी दिक्कत होती है केस सॉल्व करने में, वो मान ही नहीं पाएगा कि ये आपका घर है, क्योंकि सबूत आपको ही दिखाने में दिक्कत होगी। तो एक लिमिटेशन एक्ट होता है, एक लिमिटेशन एक्ट होता है, लिमिटेशन एक्ट आपको क्या बताता है, हर चीज का एक टाइम होता है, जब भी आपके साथ गलत हुआ तो केस फाइल करो। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हो तो आपकी चोटें तुरंत दिख पाएंगी ना, अब 10 साल बाद कहोगे अरे यार चोट लगी थी मुझे, क्या चोट दिखा पाओगे क्या, नहीं, तो हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, तो लिमिटेशन एक्ट ऐसे केसेस को कवर करता है, हर चीज का एक टाइम पीरियड बताता है। आप नोटिस करोगे कि जब भी अभी आप धीरे धीरे केसेस पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है विद इन 30 डेज के अंदर आ जाना, विद इन 60 डेज के अंदर आ जाना, विद इन 90 डेज के अंदर आ जाना, 1 साल के अंदर आ जाना। वो क्यों ये टाइम पीरियड देते हैं, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट बोलता है, ठीक है। अगर कोई भी उधारी है, समझना, टाइम बार डेट, मैंने आपसे लोन लिया था 2 लाख का, मैंने आपसे 2 लाख का लोन लिया, ठीक है, लोन नहीं चुका पाई, लिमिटेशन एक्ट बोलता है 3 साल के अंदर, लिमिटेशन एक्ट की रियल टाइम पीरियड में बता रही, जब भी लोन लिया वहां से 3 साल के अंदर केस फाइल कर देना, फिर कोर्ट आपको वो लोन रिकवर कर कर दिलवाएगा, केस हो जाएगा तो आप पुलिस लगाएंगे और कहेंगे भैया पैसे दो। अगर 3 साल के अंदर आप केस फाइल नहीं करते हैं तो कोर्ट भी आपकी सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे डेट को हम क्या बोलते हैं, टाइम बार्ड, बार्ड मतलब रोकना, रोकना, टाइम बार्ड डेट। आप 5वें साल में आते हो कोर्ट के पास तो कोर्ट क्या कहेगा, नहीं, क्या अब मुझसे तुम लोग पैसे ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते। लॉयर्स इन्हीं चीज का तो फायदा उठाते हैं, लॉयर को नॉलेज है इन सारी चीजों का, हमको नॉलेज ही नहीं है। आपको लग रहा है ठीक है यार कहाँ जाएगा, ले लेंगे हम 5 साल बाद ले लेंगे, नहीं बेटा, 3 साल के बाद कोर्ट आपकी हेल्प ही नहीं करेगा, वो खुद से, अच्छा इंसान है तो खुद से आकर दे देगा, बात अलग है,
लेकिन अगर आप सोचोगे कि कोर्ट की हेल्प से आप पैसे रिकवर कर लो, नहीं, कोई अब उसे रिकवर करने की ताकत नहीं रखता है। जो अपनी हेल्प नहीं करा तो उसकी हेल्प कोर्ट क्यों करे? जल्दी जल्द जाना चाहिए था ना, 3 साल का टाइम है लोन रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोल दिया कि अगर कोई डेट है, सॉरी, अगर कोई डेट है, वो कौन से वाले डेट है, कौन से वाली उधारियां है, टाइम बार्ड डेट। मैंने तुम्हें लोन दिया, ठीक है, बदले में तुम्हें क्या मिलना चाहिए था? तुम्हारा लोन रिकवर प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट मिल पा रहा है क्या? तो क्या कंसिडरेशन है? क्या कंसिडरेशन है? क्या मिला? क्या आपको कंसिडरेशन? नहीं। हम पढ़ क्या रहे? व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, ये कंसिडरेशन नहीं है इसमें, एक को मिला और एक को नहीं मिला ना, तो है तो इनकम्प्लीट ना, कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। मैंने लोन लिया है और अब तुम्हें मैं ये बदले में कंसिडरेशन नहीं देने वाली। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया है, टाइम खत्म हो चुका है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब देखो, सिक्योर, मैं कह रही हूँ मैंने दोस्ती यारी में 3 लाख दिए तुम्हें, दोस्ती यारी में क्या दिए? 3 लाख। तुमने को सिक्योरिटी रखवाई ही नहीं। 5 साल बाद मान लो सिक्योरिटी रखवा ली, क्या 5 साल बाद तुम सिक्योरिटी को बेच सकते हो? कैसे बेचोगे? बेचने के लिए कोर्ट की परमिशन, और कोर्ट में जाके मेरा लॉयर क्या बोलेगा? 3 साल हो चुके हैं, इसका कोई हक ही नहीं बनता है, वापस देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी मेरे पास होगी, मैंने अपनी बाइक गिरवी रखी थी और बाइक नहीं चला दी थी, मैंने क्या बोला था? नहीं दूंगी, नहीं दे पाऊंगी तो अपनी बाइक बेच के तुम्हें दे दूंगी, ठीक है। लेकिन तब होता ये जब 3 साल के अंदर ये केस फाइल हो जाता। आप लेट हो गए हो तो ना पैसा मिलेगा, ना सिक्योरिटी को बेच के रिकवर करवा पाओगे। अगर आप बहुत बड़े गुंडे हो तो डरा डरा कर तो करवा लोगे लेकिन कोर्ट, हाँ, तो कब बेच रहे हो? 3 साल के अंदर ही बेच सकते हो वो भी। तब मैं केस मार दूंगी और कोर्ट मेरी हेल्प करेगा। मैं कहूंगी 3 साल हो गए, देखो मेरी बाइक बेच रहा है, कोर्ट तुमसे बाइक छीन कर मुझे दिलवा देगा। दैट इज कानून, ये होता है कानून। समझ में आया? चलो, नेक्स्ट से लिखा है एजेंसी। प्रिंसिपल एजेंट समझते हैं, प्रिंसिपल एजेंट समझते हैं। चलो, इन्होंने कहा कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि प्रिंसिपल एजेंट, हमने जनरली समझा है कि प्रिंसिपल एजेंट के बीच में कमीशन चलता है, कमीशन चलता है। प्रिंसिपल कोई भी काम करवा रहा है एजेंट से तो बदले में क्या मिलेगा? कमीशन। एजेंट क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो वो काम प्रिंसिपल के लिए कंसिडरेशन हो जाएगा और एजेंट के लिए क्या हो जाएगा? कमीशन। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें कंसिडरेशन मिसिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, बेटा और उसके पापा, ठीक है, समझना, पापा अपना बहुत सारा काम करवाते हैं अपने बेटा बेटी से, करवाते हैं, लेकिन बदले उनको कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अब ये मत कहना कि यार वो हमारी फीस भर रहे हैं, ये वो, है ना, ये इतनी डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो कुछ काम अगर फादर फादर है ना, प्रिंसिपल कभी किसी एजेंट से करवा रहे हो, उसमें अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी हम उसे क्या मानेंगे? वैलिड मानते, विदाउट कंसिडरेशन। वैसे तो जनरली कंसिडरेशन होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस मैंने क्या बता दिए, फादर और है ना सन का रिलेशन बताया तो उसमें कंसिडरेशन मिसिंग होता है। लास्ट फाइनल क्या लिखा है? क्या लिखा है? कंप्लीटेड गिफ्ट। गिफ्ट एक्चुअली मेड, नो कंसिडरेशन इन नेसेसरी, नीड नॉट टू बी, ठीक है, नेशनल लव एंड अफेक्शन, जरूरी नहीं है नेशनल लव एंड अफेक्शन। पहला वाला क्या बोल रहा है? आप किसी को पसंद करते हो, प्यार करते हो, जैसे मैंने बोला बेटा कहते हैं, डैडी अपनी बेटी को जैसे दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा विदाउट लव एंड अफेक्शन में भी आप गिफ्ट कर सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखना जितनी भी गिफ्टेड चीजें होती है उन्हें फटाफट क्या करवाने का? रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो कानून आपका साथ नहीं देगा, रजिस्ट्रेशन करवा दिया तब तो कानून साथ देगा, रजिस्ट्री तुम्हारे नाम की हो गई है, अब क्या? क्लियर है? फटाफट, कब तक कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। पहला, नेशनल लव एंड अफेक्शन। दूसरा, देखो नेशनल लव एंड अफेक्शन के साथ एक लास्ट वाला भी याद रखना, कंप्लीटेड गिफ्ट। नेशनल लव एंड अफेक्शन के अकॉर्डिंग गिफ्ट मिल रहा है और वो क्या कह रहे हैं? लव नहीं है तो भी गिफ्ट दे रहे, तो 2 केसेस, ठीक है। फिर क्या बोला? पास कंसिडरेशन, टाइम बार डेट और एजेंसी, याद रहेगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझते हो? अब कुछ टर्म्स हैं जो समझना बहुत जरूरी है। वैलिड, वॉइड, इनवैलिड, वॉइडेबल, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये टर्म बार बार रिपीट होंगे और मैं भी आपसे पूछूंगी। सबसे पहला टर्म क्या है? वैलिड। हमने सेक्शन नंबर 10 पढ़ा था। सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है? एसेंशियल एलिमेंट्स बोलता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब है जब वो सारे 10 एसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़े। एक आध बताओ 10 एसेंशियल एलिमेंट्स क्या था? लीगल इंटेंशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, और क्या था? लॉफुल पर्पस, बताओ। लीगल ऑब्लिगेशन क्या था? और फ्री कंसर्न, और
वो तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हो गया ना। सर्टेनिटी, वेरी गुड, वेग नहीं होना चाहिए, कंसेंस एज पढ़ा था ना, मीटिंग ऑफ माइंड। तो ये सब क्या थे, वो सब क्या थे, एलिमेंट्स थे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझो, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स, तो वो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड। वापस, व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स कवर हो गए। ठीक है, इन्होंने मुझे कि बेसिकली 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं कि दो पार्टीज होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसर्न होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस याद आ गया, सर्टेनिटी याद आ गया, कंसेंट एड इडम, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये सब वही पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, हम बोलेंगे ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, दैट मींस इसका मतलब ही क्या है, वो सारी बातें इसमें है तभी ये वैलिड है। अगर ये बातें नहीं है तो वैलिड नहीं है ना। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि लॉफुल पर्पस नहीं है, गलत पर्पस है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या, नहीं है। कंसिडरेशन नहीं है तो क्या वो वैलिड है क्या, नहीं है। जनरल रूल तो कंसिडरेशन होना चाहिए, एक्सेप्शन की बात अलग है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब है जब उसमें वो सारी बातें कवर है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूछूंगी तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, अब आ जाओ वॉइड। अगर मैं कह रही हूँ वैलिड है मतलब वो सब कवर है, अगर उसमें से चीजें मिसिंग हो गई तो वो क्या कहलाएंगे, वॉइड हो जाएंगे ना। वापस, कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कैसे पता चलेगा, वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। मान लो एलिमेंट्स नहीं है तो फिर वो क्या है, वैलिड है क्या, नहीं, वॉइड है वो। एनी एग्रीमेंट इन विच एनी एसेंशियल एलिमेंट इज मिसिंग इज नोन एज वॉइड। ठीक ऑपोजिट हो गया ना। वैलिड मतलब वो सब एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वॉइड मतलब वो सब एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है। अ वॉइड एग्रीमेंट कैन नॉट बी टेकन इनटू कोर्ट। अब गलत एग्रीमेंट को क्या कोर्ट में लेकर जाओगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल पर्पस होना चाहिए। मैं कह रही हूँ लॉफुल पर्पस नहीं है, मैंने एक अपने पार्टनर के साथ चोरी करने का प्लान किया, तो क्या ये लॉफुल पर्पस है क्या। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं वैलिड बोलूंगी कि वॉइड बोलूंगी, वॉइड क्यों बोलूंगी, क्योंकि मिसिंग है, क्या मिसिंग है, लॉफुल पर्पस मिसिंग है। तो इसे क्या मैं कोर्ट में लेके जा सकती हूँ क्या, नहीं। सिंस इट इज सीज टू बी एनफोर्सेबल, ये एनफोर्सेबल नहीं होगा, दैट मीन्स कोर्ट में आप नहीं लेके जाओगे। आप लोग नहीं नहीं दीदी हम लेकर जाओगे तो आपको धर लिया जाएगा। ठीक है, तो वैलिड और वॉइड समझ में आ गया, पक्का। वैलिड बोलो, कोई भी मिसिंग हुआ, कोई भी एसेंशियल पॉइंट मिसिंग हुआ तो फिर वो क्या कहलाएगा, वॉइड। ठीक, चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वैलिड और वॉइड ये तो समझना आसान था, क्योंकि वैलिड में बोला सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, वॉइड में बोला कोई भी एक आध मिसिंग हो गया तो वो वॉइड हो जाएगा, वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब समझना, स्टार्टिंग में तो वैलिड है, आगे चल के क्या बन गया, वॉइड। मतलब ये पार्शियली क्या है, वैलिड, और पार्शियली क्या है, वॉइड। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या बोलते हैं, वॉइडेबल। आओ रीड करें। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी। ये क्या बात कर दी, बट नॉट एट द ऑप्शन। ठीक है, आइए केस समझते, एक एग्जाम्पल समझते, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में बेटर आएगा। समझाओ, एक लैपटॉप था तुम लोग के पास, मुझे वो लैपटॉप बहुत पसंद आ गया। ठीक है, ये लैपटॉप मुझे बहुत पसंद आ गया और मैंने गन पॉइंट में तुमको बोला, पहले मैंने तुमसे प्यार से पूछा मुझे दे दो, तुम्हें कहा नहीं दीदी मुझे भी पसंद है ये। तो मैंने अब गन पॉइंट पे तुमसे ये लैपटॉप ले लिया और बदले में मैंने पूछा कितने का है, तुमने बोला दीदी 50,000 का, मैंने 50,000 भी दे दिए। क्या मैंने कंसिडरेशन दिया है, येस और नो, हाँ दिया है, लेकिन कंसर्न फ्री है क्या, नहीं। तो कायदे से तो कॉन्ट्रैक्ट गलत हो रहा है। कंसिडरेशन दिया है लेकिन कंसर्न फ्री नहीं है, समझना। गन पॉइंट में मैंने लैपटॉप पे ले लिया अभी और तुमको 50,000 भी दे दिया। आप रोते रोते घर जाते हो और मम्मा से कंप्लेन करते हो, अरे यार दीदी ने हमारे साथ ऐसा ऐसा कर दिया, लैपटॉप ले लिया। तो आप रोते रोते चुपचाप सो जाते हो, सुबह उठते हो, फिर सोचते हो ठीक तो है, क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे 50,000 मिले, मैं फिर से जाके लैपटॉप खरीदूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। आपने आपने क्या किया, इस बात को एवे ले लिया क्योंकि आपको पैसे भी मिल गए थे, तो आपने इसे खुद से वैलिड बना दिया। या फिर आप रोते रोते सो जाते हो और रात में उठते हो और आपको लगता है नहीं मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं जाऊंगा कोर्ट, मैं जाऊंगा पुलिस के पास, कंप्लेन करूंगा। तो आपने अब इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, वॉइड कर दिया है। जब आप एक्शन लेना की सोच लेते हो, ये आपके ऊपर है, जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है, जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है,
इसके ऊपर है। अगर वो इसे ऐसे ही जाने देता है तो इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, वैलिड कर दिया। अगर इसने क्या सोच लिया कि नहीं अब मैं ऐसे क्या करूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा, पुलिस के पास में जाऊंगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। तो जब ये सोच लेगा, जब आप लोग सोच लोगे कि नहीं हमें घसीटना है कोर्ट में, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल। अब एक बार मैं पूरा रीड करूंगी, सारी चीजें एक एक लाइन आपको समझ में आएंगी, समझना, ठीक है। आ जाइए। An agreement which is enforceable by law at the option of the one or more party, जिसके साथ गलत हुआ है, ये ऑप्शन किसके पास है, उस पार्टी के पास है कि भाई ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन किसके पास है, सामने वाली पार्टी के पास है। बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, ये ऑप्शन क्या मेरे पास है, क्या मैं जाऊंगी क्या कोर्ट में कि मैंने गन पॉइंट में इससे लैपटॉप लिया जबरदस्ती, नहीं, ये सामने वाली पार्टी के पास आ जाता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल। फिर से रीड करेंगे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कैन बी मेड वैलिड। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसे क्या किया जा सकता है, वैलिड भी और वॉइड भी। ये चुपचाप सह लेता है ये चीज, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड। चुपचाप नहीं सहता है, एक्शन लेने का सोचता है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड मतलब जिसके साथ गलत हुआ। तो एक्चुअल में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें अग्रीव पार्टी के पास ऑप्शन होता है। ऑप्शन ये रहता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी कर दे या फिर उसे क्या कर दे, वॉइड भी कर दे, नॉट द अदर पार्टी के पास नहीं रहता। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जनरली हैपन व्हेन द कंसर्न इज नॉट फ्री। फ्री कंसर्न नहीं दिया था ना, प्रेशर में दिया था ना, लेकिन बताएगा तब पता चलेगा ना, प्रेशर में दिया था। अक्सर आपने पुराने टाइम पर, अब तो फिर भी बहुत ठीक हो गया है, यूपी बिहार में आपने देखा होगा गन पॉइंट में शादी करवा ली जाती थी, लड़के को है ना किडनैप कर लिया जाता था और लड़के साथ बैठा दिया जाता था और शादी करवा ली जाती थी। अगर शादी अब हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ना, अगर वो एक्शन ले ले या फिर चुपचाप की ठीक है यार तो शादी हो चुकी है अब क्या ही करे, इस पे बेसिक मूवी भी आई थी, देखी थी क्या, धनुष की एक मूवी थी, धनुष हीरो धनुष था और उसकी शादी करवा दी जाती है जबरदस्ती। तो एक्शन अगर ले लिया जाता है तो क्या हो जाता है, याद है सारा अली खान थी उसमें, है ना। तो अगर एक्शन ले लिया जाता है तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो वैलिड, उसमें एक्शन नहीं लिया तो वो वैलिड हो गया। तो इन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या होता है, वॉइडेबल। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट का नाम वॉइडेबल। क्या अब समझो, वैलिड समझ में आया, वॉइड समझ में आया, वॉइडेबल। वैलिड बोले तो हाँ बच्चा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, एकदम ही इलीगल मतलब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, अलाउड की नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है। लॉ ने फॉरबिड कर रखा है, मतलब लॉ ने टोटल मना कर रखा है, भैया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करो, ड्रग्स को लेके कॉन्ट्रैक्ट मत करो, ठीक है। It is a contract which is the law forbid to made. The court will not enforce, but also connected with the contracts, all illegal agreements are void. सारे illegal agreement क्या होंगे, void, क्योंकि lawful purpose के लिए नहीं होते। पढ़ क्या रहे हैं, illegal contract, चार टर्म्स पढ़े, वैलिड समझ में आ गया, void समझ में आ गया, voidable समझ में आ गया, illegal। illegal मतलब क्या, आप ऐसे काम कर रहे हो जो कानून ने मना करके रखा है। तो जब कानून ने मना करके रखा है आप वो काम करो, मतलब वो लॉफुल पर्पस नहीं है। और अगर लॉफुल पर्पस वाला एलिमेंट मिसिंग है तो वो एक और नाम से जाना जाएगा, वॉइड। तो उन्होंने ये लिखा है ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट जरूरी नहीं है ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, जरूरी नहीं है सब इलीगल हो, कुछ और चीजें मिसिंग हो सकती है आपकी, ठीक है। अब क्योंकि आपने ये टर्म समझ लिए हैं, अब आपको कॉन्सेप्ट और बेटर समझ में आएंगे। जैसे कि सबसे पहली हेडिंग क्या लिखा है, फ्लॉज बोलो तो एरर, कुछ मिस्टेक, कुछ गलतियां, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मिस्टेक्स होती हैं अजय। व्हेन देयर इज अ नो रियल अग्रीमेंट, 3 रेमेडीज। मान लो अगर अग्रीमेंट नहीं होती तो ये 3 टाइम की आपको क्या मिलती है, रेमेडीज मिलते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं। फर्स्ट रेमेडी क्या मिलेगा, अग्रीमेंट ट्रीटेड टू बी नो इफेक्ट। हम कह रहे हैं अग्रीमेंट सही नहीं बना। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल और क्या है, इलीगल। मान लो अग्रीमेंट क्या है, गलत है, तो आपको इसकी क्या रेमेडी मिलेगी, रेमेडी नंबर 1 ये कि उस अग्रीमेंट को हम मानेंगे ही नहीं, फिर अग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, नो इफेक्ट, और इसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा वॉइड अग्रीमेंट। फिर क्या बोल दिया,
जो पार्टी अग्रीव्ड है, द ऑप्शन ऑफ गेटिंग आउट इज, ठीक है, भागने, द कॉन्ट्रैक्ट इज देन, मीनिंग बताया सेकेंडली, क्या बोल रखा है, ऐसे को हम क्या बोल देंगे, वॉइडेबल बोल सकते हैं। आपके एग्रीमेंट को या तो डिक्लेयर कर दिया जाएगा वॉइड, या तो डिक्लेयर कर दिया जाएगा वॉइडेबल। तीसरा क्या बोल दिया, आपको बदले में क्या मिलेगा, उसका डैमेजेस, ठीक है। हाँ, हेडिंग क्या लिखा है, वॉइड अग्रीमेंट। तो ये अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट की बात हो रही है। हमने कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये अग्रीमेंट पहले ही क्या हो गया है, गलत हो गया है। एनफोर्सेबल बाय लॉ की तो बारी ही नहीं आई, क्यों, क्योंकि हम तो क्या पढ़े थे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में तो साफ बोल दिया था आप इसे कोर्ट में नहीं लेके जाओगे, तो वॉइड एग्रीमेंट भी हो गया, ठीक है। अब वॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज, क्या लिखा है, डेस्टिट्यूट मतलब विदाउट ऑफ लीगल इफेक्ट, सेम बात है, कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं आएगा आपने, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, एक माइनर है, इसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, याद करो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। आप माइनर के साथ कर ही नहीं सकते, अनसाउंड के साथ नहीं कर सकते, और इंसॉल्वेंट, तो भाई वो क्या माना जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा, वैलिड ही नहीं। सेक्शन 2J डिफाइन करता है और कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम क्या, वॉइड। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो क्या है, वॉइड है ना, ठीक है। तो ये लिखा है, वॉइड मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ एग्जिस्टेंस, नलिटी, मतलब नल है, जीरो इसकी इंपॉर्टेंस है, उसे हम कुछ भी समझेंगे नहीं। आपके ये चार टर्म अच्छे से समझ में आ गए, पक्का। एन एग्रीमेंट, ये कुछ नहीं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बताया, ये वही है जो अपन ने पढ़ा था, अग्रीमेंट एनफोर्समेंट बाय लॉ, ऑप्शन किसको मिलेगा, एक से ज्यादा पार्टी को, बट ये ऑप्शन दूसरी पार्टी को नहीं मिलता है, रिपीट है डेफिनेशन। इलीगल एग्रीमेंट भी समझा चुकी हूँ, इलीगल मतलब क्या, जो लॉ ने टोटल बना करके रखा है। एन इलीगल एग्रीमेंट इज नो लीगल इफेक्ट, एग्जाम्पल, वन पार्टी में डिसीव मतलब धोखा देना अदर पार्टी को इन सम अदर वे, देयर इज अ नो जेन्युइन कंसर्न। एक पार्टी दूसरी पार्टी को धोखा देने का एग्रीमेंट करती है, तो वो क्या है, इलीगल अग्रीमेंट। बस एग्जाम्पल देके बताए बच्चों, यहाँ तक क्लैरिटी है। कुछ इन्होंने क्या बता के रखे हैं, आ जाइए। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज पढ़ा था अपन ने, रिपीट है, पढ़ चुके, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पढ़ा था, कौन कौन केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सॉल्वेंट, साउंड और मेजर, यही ना। तो लीगली केपेबल कौन है, चलिए, नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉर्पोरेशन, क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, आर्टिफिशियल बॉडी भी, कंपनी भी कर सकती है। चलिए, जनरल रूल, और नेचुरल पर्सन हैव अ फुल कैपेसिटी टू मेक द बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शन इन केस, क्या लिखा है, बट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एडमिट द एक्सेप्शन इन केस ऑफ, इन्होंने माइनर बोल दिया, और फिर क्या लिखा है, लुनाटिक, लुनाटिक मतलब पागल इंसान ही होता है, या फिर इसे हम बोले अनसाउंड माइंड। पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, लॉ ने इसे कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया, ये कौन होंगे, इंसॉल्वेंट, ठीक है। लिखने का तरीका बस अलग अलग है, ठीक है, आ जाइए। सेक्शन 11 याद आ गया होगा, याद रखना है सेक्शन 11 को। पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द एज ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, साउंड कर सकता है, जो कि नॉट डिस्क्वालिफाइड है मतलब सॉल्वेंट, ये लोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हेडिंग क्या लिखा है, लुनेटिक। अभी बताओ मुझे, मैंने अभी आपको लुनेटिक्स मतलब क्या बताया, अनसाउंड माइंड। अगर किसी पागल इंसान के साथ आप अग्रीमेंट करते हो, उसके साथ किया हुआ अग्रीमेंट कहलाता है लुनेटिक्स अग्रीमेंट। अब मुझे बताओ ये वैलिड है कि वॉइड है, वॉइड है ऑब्वियसली। अब थोड़ा सा समझना, कभी कभार ना दौरे लगते हैं, पागल इंसान कभी कभार ठीक हो जाता है बीच में और दोबारा से पागल हो सकता है, ठीक है। इन्होंने बोला अगर आपने पागल इंसान से साइन करवा लिए, उसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, मैंने पागल इंसान से साइन करवा लिया, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी मेरी होगी क्या, नहीं होगी। लेकिन उसने साइन तब किया था जब वो थोड़ा सा ठीक था, बस मुझे प्रूफ करना होगा कि देखो ठीक हो गया, ठीक हो गया, अब ये साइन कर रहा है, ठीक है। तो प्रूफ करना पड़ेगा, अब कैसे प्रूफ करेंगे वो पुलिस पर छोड़ो, ठीक है। हमें यहाँ बैठकर कैसे प्रूफ करना है ये नहीं सीखना है। लेकिन अगर ये प्रूफ हो गया कि वो जब ठीक था, अपने होशो हवास में उसने साइन किया है, तब क्या वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। अ पर्सन ऑफ दिस साउंड माइंड इज अ लुनेटिक, ठीक है। अ पर्सन इज अनसाउंड माइंड व्हेन ही मेक द कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड द फॉर्मिंग, क्या लिखा है, रैशनल जजमेंट इफेक्ट हिज इंटरेस्ट। अनसाउंड माइंड क्या सोच पाएगा उसका अच्छा क्या है, उसका बुरा क्या है, नहीं सोच पा रहा है, तो वो तो साइन ऐसे कर देगा।
अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कभी भी आप अनसाउंड माइंड के साथ क्या नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये समझ में आ गया। अ लुनेटिक एग्रीमेंट इज हमेशा क्या कहलाएगा, वॉइड ही कहलाएगा। ये हमेशा क्या होता है, वॉइड। क्योंकि आप एक पागल इंसान के साथ अग्रीमेंट करो, अग्रीमेंट तो हो ही नहीं सकता। बट इफ यू मेक कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देना इंपॉर्टेंट लाइन, ये वही इंपॉर्टेंट लाइन आ गई कि लुनेटिक जो बंदा था, कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज क्या बन चुका था, साउंड, अगर वो ठीक हो चुका है ड्यूरिंग दी, क्या लिखा है, लुसाइड इंटरवल, थोड़े टाइम के लिए वो ठीक हुआ है और उसमें उसने साइन कर दिया, तो इट विल बी बाउंड बाय इट, और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। क्लियर है बच्चा। तो केसेस फॉर्म में अगर आता है, अगर अनसाउंड ने ही साइन किया है तो किसका कॉन्ट्रैक्ट सही है, क्या इंटरवल था ठीक होने वाला, तो फिर उसने साइन किया, मान लिया जाएगा क्या सही, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, कंसर्न की बात हो रही है। कंसर्न बोले तो हमेशा क्या होनी चाहिए, फ्री, किसी के प्रेशर में नहीं। इससे क्या याद आ रहा है, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, कौन सा टाइप याद आ रहा है, वॉइडेबल। जनरल रूल फ्री कंसर्न ही होनी चाहिए ना, जनरल क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसर्न से सारे काम होने चाहिए। कंसर्न इज नॉट फ्री कॉज बाई दी, क्या लिखा है, ये तीन चीजें हैं, आ जाइए। इन्होंने कहा भैया फ्री कंसर्न होना चाहिए अगर किसी ने क्या किया है, प्रोसेशन मतलब क्या होता है, गुड। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी ने इन्फ्लुएंस किया, हमें भड़काया है, या फिर किसी ने मिस रिप्रेजेंटेशन, हमें गलत गलत बताया और इसलिए हम यहाँ कर दिया, जब हमें पता होता है सच तो हम यहाँ नहीं करते, हम ये साइन नहीं करते, ठीक है। When there is a concern but is not free, the contract is generally void, लिखा है कि voidable, हमेशा फ्री कंसर्न के केस में क्या आएगा, voidable होगा। क्यों, क्योंकि ये जो फ्री कंसर्न नहीं है, प्रेशर में आकर जो कंसर्न दी गई है, इसे सामने वाले के ऊपर है कि वो उसे क्या करे, वैलिड या फिर void, ठीक है, तो इन्हें voidable बोलते हैं। एट द ऑप्शन ऑफ, ये ऑप्शन भी किसके पास है, पार्टी हुज कंसर्न इज नॉट फ्री, जिसने प्रेशर में आके दिया था, ये ऑप्शन उसी के पास होता है। इन्होंने कहा कि भाई फ्री कंसर्न कब कब नहीं मानी जाएगी, इन तीन केसेस में, फर्स्ट केस, सेकेंड और थर्ड, इन तीन केसेस को हम डिटेल में समझेंगे। विलफुल मिस प्रेजेंटेशन बोलो या फिर फ्रॉड, किसी ने हमें धोखा दिया, कैसा धोखा दिया, समझना। फ्रॉड मीन्स मतलब डिसीव करना, धोखा देना अनदर पार्टी को। सजेशन, आपने कुछ ऐसी बातें बताई, आपने कुछ ऐसी बातें बताई, ऐसे फैक्ट्स बताए, फॉर एग्जाम्पल ये घर, इस घर में ये सारी चीजें मिलेंगी, झूठ झूठ बता दिया और हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और इस घर को खरीद लिया, क्या इस घर में वो सारी चीजें थी, क्या नहीं, तो क्या इसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, नहीं, ठीक है। प्रूफ करना पड़ेगा, इसमें ये सारी बातें बताई थी, रिकॉर्ड कर लेना उसकी बातें, क्योंकि वो तो ओरली बता रहा होगा, रिटर्न में होगा तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं, लिखा ही हुआ है, ओरल में प्रूफ करने में हालत खराब, ठीक है। आ जाइए, किसी ने सजेस्ट किया फैक्ट जो कि सही नहीं था, तो हम मानेंगे कि फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, हमें ये पता रहता तो हम अपनी हाँ नहीं करते, तो ये फ्री कंसर्न नहीं है। फ्री कंसर्न कब नहीं माना जाएगा, मैं कह रही हूँ मैं इस घर को लेने को तैयार हूँ, मैंने फ्री कंसर्न दिया है, लेकिन सामने वाले ने मुझसे झूठ बोलकर ये फ्री कंसर्न लिया है ना, तो ये प्रेशर है फिर एक तरीके का। क्यों प्रेशर है, पता होता तो नहीं हाँ बोलते, ठीक है। कंसील करना मतलब छुपाना, कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, हैविंग नॉलेज था लेकिन बताया नहीं, पहला बताया ही गलत, दूसरा छुपाया, है ना, बताया ही नहीं। अ प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ दी परफॉर्मिंग इट, मैंने प्रॉमिस किया है, पैसे दे दे मैं लौटा दूंगा, मन में क्या है, लौटाने थोड़ा ना वालों, दे तो दे एक बार पैसे, निकल लेंगे फिर तो इंडिया छोड़ देंगे, ठीक है। तो प्रॉमिस कर रहे हैं और मन में क्या है कि परफॉर्म नहीं करने वाले। एनी अदर, कुछ भी तरीके, किसी भी तरीके से आपने डिसीव किया, धोखा दिया, एक्ट ओमिशन लॉफुली, है ना, लॉफुली डिक्लेयर फ्रॉड, तो हम ये कहेंगे कि ये फ्री कंसर्न नहीं है। कब कब मानेंगे फ्री कंसर्न नहीं है, तीन केसेस में। अभी पहला केस क्या पड़ा, अगर किसी ने फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन से हमारी कंसर्न ली तो फ्री कंसर्न मानी नहीं जाएगी। इन्होंने चीजें बताई है, किसी ने गलत फैक्ट दिए तो हाँ बोला था, किसी ने छुपाया तो हाँ बोला था, किसी ने बोला था कि ये तू कर और फिर मैं ये कर दूंगा और सामने वाले ने नहीं किया, तो ये भी फ्री कंसर्न नहीं है। किसी भी तरीके का धोखा इज फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन, नो फ्री कंसर्न, ठीक है। फ्रॉड को इन्होंने बोला कि भैया अनट्रू स्टेटमेंट होता है। चीफ इंग्रेडिएंट्स फ्रॉड में क्या क्या होते हैं, कोई भी फ्रॉड कर रहा है तो उसमें सबसे पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे, पहले इंग्रेडिएंट फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, झूठ बोलेंगे, ये एक्चुअली एक पूरी डेफिनेशन है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन वाला फैक्ट दिया आपने, इंटेंशन क्या है,
इंटेंशन क्या है, मेड विद द इंटेंशन दैट कि आप एक्ट करोगे, एक्ट क्या करोगे, फ्रॉड वाला एक्ट करोगे। रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली इंड्यूस द अदर पार्टी, ये गलत रिप्रेजेंटेशन आप इसलिए करो ताकि आप सामने वाले को इंड्यूस कर सको, भड़का सको, एनकरेज कर सको। और आपका काम, आपको एक्चुअल में वो क्या देना चाहता है, डिसीव, डिसीव बोले तो धोखा, ठीक है। इस धोखे के इंडेमनिफिटी, इंडेमनिफाई मतलब क्या होता है, कंपनसेशन। आपको इस तरीके का धोखा मिला है जिसको जिसको कंपनसेट किया जाएगा बाय दी, जिसने फ्रॉड किया है, ठीक है। उसने ये जानबूझकर किया है, उसे इस बात का नॉलेज था, उसे पता था मैं ये गलत बोल रहा हूँ। तो इन शॉर्ट हम पढ़ क्या रहे, फ्रॉड में क्या क्या होता है। फ्रॉड में झूठ बोला जाता है, ये काम किया जाता है फ्रॉड देने के इंटेंशन से। एक्चुअली में ये सामने वाली पार्टी को उकसाया जाता है ताकि हम फ्रॉड करके भी बोले ये घर मेरा है, एक्चुअली मेरा घर नहीं है, ताकि वो उस घर को खरीद ले, मुझे पैसे दे दे, ठीक है। इस टाइप के धोखे के लिए आपको डैमेजेस पे होने चाहिए, कंपनसेशन पे होने चाहिए। और जो धोखा दे रहा है उसे मालूम था कि वो जानबूझकर ये सारे काम कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि ये फ्रॉड है। समझ में आया, पक्का। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, अजीब अजीब से वर्ड्स क्या लिखा है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। क्या लिखा है, उबेर री में पीजी, there is a contract in which law impose a special duty to act, क्या लिखा है, utmost good faith, good faith समझते हैं, गुड फेथ मतलब उस पर ट्रस्ट, हम जो भी काम कर रहे हैं अच्छी इंटेंशन से कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं। हम हमेशा जो भी काम करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, गुड फेथ में करते हैं। Disclose all material information. Failure to disclose such information will render the contract is voidable at the option of the other party. जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो सामने वाले की स्पेशल ड्यूटी है कि आपको सारे काम किस फॉर्म में करने चाहिए, गुड फेथ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे घर बेचना है तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि इस घर में भूत है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। हमने मूवीज देखी ना बहुत सारी, ऐसे घर बिक जाते हैं जिसमें भूत होता है, हॉन्टेड रहता है, बाद में हीरो हीरोइन को पता चलता है तो हॉन्टेड है, सामने वाले ने बताया नहीं, पैसा वापस करो। और पता होने के बाद भी ले लेते क्योंकि भूत भूत तो होते नहीं है, लेकिन पिक्चर में भूत दिखा देते हैं कि नहीं भैया ये तो गलत सोच रहे थे, ठीक है। मजा आती है ऐसी पिक्चर देखने में, आओ वापस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लॉ इम्पोज, लॉ साफ साफ बोलता है कि भैया स्पेशल ड्यूटी है। क्या स्पेशल ड्यूटी है, कि जो भी आप काम कर रहे हो गुड फेथ में करो। तो कोई भी काम गुड फेथ में करो, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपको क्या डिस्क्लोज करना है, सारी इंपॉर्टेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन, ताकि सामने वाला सोच समझ कर ही खरीदे। हमने तो बताया था कि लोग ऐसा बोलते हैं, हम नहीं मानते हैं, लेकिन लोगों ने ऐसा बोला तो हमने सोचा आपको बता दें। ये घर बहुत साल पुराना है, इसकी जो बिल्डिंग है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत पुराना हो चुका है। इस घर के जो मालिक है वो 4 मालिक है, ठीक है, मैं उसमें से एक मालिक हूँ, 3 लोग की ना है लेकिन मैं जबरदस्ती बेच रहा हूँ। ये सारी बातें आपको बतानी चाहिए, क्योंकि एक भाई ने बेच दिया, बाकी 3 तो कहेंगे हमने तो बेचा नहीं, बिना साइन के बिक कैसे गया। तो प्लीज आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए, अदरवाइज बाद में अगर आकर वो पलटी मार देता है, केस कर देता है, तो बस बच्चा गए आप काम से, ठीक है। चलिए, तो बोल दिया है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल, ठीक है, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन छुपाई थी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दी मेरे जो भी अजीब अजीब से लैटिन वर्ड्स है, ठीक है, इन्होंने बोल दिया क्या क्या आपको बताना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दी क्या लिखा है, इंश्योरेंस ऑफ ऑल काइंड, एश्योर्ड मस्ट बी डिस्क्लोज टू इंश्योरर ऑल मटेरियल फैक्ट्स, जैसे कि एग्जांपल देके दे रहे हैं इंश्योरेंस के केस में, ठीक है, आपको सारे मटेरियल फैक्ट्स बताने। बढ़ेंगे आगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ ऑल काइंड आपको बताना पड़ेगा, मतलब सारी सारी सही बातें बतानी पड़ेगी। कंपनी के प्रोस्पेक्टस की बात करें, कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्या होता है बताओ, डिटेल इंफॉर्मेशन कि आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, सारी इंफॉर्मेशन। याद करो हम कंपनी का प्रोस्पेक्टस ना किसको देते थे चेक कराने को, सेबी भी चेक कर देता था ना, लिस्टेड कंपनी आईपीओ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है, सेबी भी चेक करता है सारी बातें सही है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है ना झूठ झूठ बोलकर हम पैसा ले रहे हो, ठीक है। तो कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है वो भी एकदम सही होना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ बोलता है आपकी स्पेशल ड्यूटी है कि आपको गुड फेथ में करना है, आपको सारी मटेरियल, मटेरियल मतलब क्या होता है,
इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने का। तो कंपनी को भी अपनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है ताकि सच बताएंगे, सच चीजें देख कर सामने वाला इन्वेस्ट करे। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द क्या लिखा है, सेल ऑफ लैंड, जमीन बेच रहे हो तो सारी इन्फॉर्मेशन बताओ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द क्या लिखा है, फैमिली अरेंजमेंट। चलिए पढ़ते हैं। मेंबर ऑफ द फैमिली मेक द अरेंजमेंट, सेटलमेंट ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी, ईच मेंबर फैमिली मस्ट मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ एवरी मटेरियल फैक्ट्स विद इन हिज नॉलेज। दादाजी की डेथ हो गई है, उनकी प्रॉपर्टी है। अब पापा चाचा लड़ रहे हैं, ठीक है। अब कायदे से प्रॉपर्टी का बंटवारा तो इक्वल होना चाहिए। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपके पापा बड़े स्मार्ट हैं, ठीक है, उनको मालूम है दादाजी की 10 प्रॉपर्टी है, चाचा को मालूम नहीं थे, छोटे थे, इतना ध्यान भी नहीं दिया, लाड प्यार में थे हमारे चाचा जी, ठीक है। तो 10 प्रॉपर्टी में से 2 ही प्रॉपर्टी दी किसको, चाचा जी को, ये बोल के कि 4 ही प्रॉपर्टी है, 2 तुम्हारी 2 हमारी। लेकिन पापा के पास कितनी आ गई है, 8 आ गई। तो इन्होंने ये लिखा है, भाई फैमिली अरेंजमेंट भी कर रहे हो ना, आपस में बंटवारा भी कर रहे हो ना, तो प्लीज मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपको पूरी देनी चाहिए कि 10 घर है, 10 प्रॉपर्टी है, जो भी वॉटेवर। तो इन शॉर्ट इसका पूरा कंक्लूजन यही है कि जितने भी काम करो गुड फेथ में करो, सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन दो, तब जाके बंटवार को। बाद में चाचा जी को पता चलता है कि भाई उसके साथ तो गलत हो गया, तो कोर्ट में जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट तो माना नहीं जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था 2 घर तुम्हारे 2 घर हमारे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या एक तरीके से गलत है क्योंकि मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएंगे। क्लियर है। मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड समझ में आ गया। अब क्या लिखा है, क्वेश्चन मतलब क्या होता है, जोर जबरदस्ती। सेक्शन 15 बोलता है द कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड साफ साफ बोलता है भैया डरा धमका कर, ये वही वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, डरा धमका के मैंने आपसे लैपटॉप छीन लिया। फ्री कंसेंट पढ़ रहे ना, टॉपिक क्या चल रहा है, फ्री कंसेंट। हम कह रहे फ्री कंसेंट कब कब नहीं होगा, जब मिस रिप्रेजेंटेशन होगा तब नहीं होगा, क्रोसन होगा तो नहीं होगा। तो क्रोसन मतलब जोर जबरदस्ती डरा धमका कर अगर आपने कोई काम करवाया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं, वॉइडेबल। अब ये ऑप्शन अग्रीव पार्टी को मिलता है कि वो उसे वैलिड करे या फिर उसे वॉइड। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए बताया, ए एट द पॉइंट ऑफ दी पिस्तौल रख दी भैया, बी में एग्जीक्यूट प्रोमिसरी नोट इन हिज फेवर, ठीक है, सेव हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए वो क्या कर देता है, ये काम कर देता है। कंसर्न लेकिन फ्री नहीं थी, डरा धमका कर या तो उसकी जान उस पे या तो उसकी फैमिली वाले पे गन पॉइंट रख दिया। तो ये एग्जाम्पल देके वो सेम वही बता रहे हैं। ठीक है, बस सारे के सारे केसेस बनते ही कब है, जब आप ये प्रूव करो। तो मैं कहूंगी अगर रिकॉर्ड हो रहा है सारी चीजें तो प्रूफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि कानून तो अंधा है, पट्टी लगा के बैठा है, कह रहा है सबूत दो, तो सबूत देना है, सबूत नहीं दे पाए तो गए आप काम से। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आपके पास 50,000 है, आपके अकाउंट में दिख रहे 50,000 और मेरे पास लैपटॉप दिख रहे, तो मैं तो कहती हूँ कहाँ का गन पॉइंट, देखो इसमें 50,000 अकाउंट में दिख रहे, समझ में आई। और अगर कैश है तो तुम बोल दो कहाँ है मेरे पास, दो मुझे 50,000। ठीक है, तो दोनों साइड बोथ वे। लेकिन मैंने गन रखी थी ना सर पे और तुम बोल रहे 50,000 नहीं दिया, तो दोबारा भी तो रख सकती हूँ ना, डरा दी। ठीक है, चल क्रोसिंग समझ में आया बच्चा, जोर जबरदस्ती। mere threat by one person to another, क्या लिखा है, prosecute him does not amount to crossing। इन्होंने क्या बोल दिया, बस डराया, नहीं माना जाएगा। must be contract made threat, बस मैंने डराया है, नहीं। क्वेश्चन कब आ जाएगा, जब डराकर कॉन्ट्रैक्ट किया, बस मैंने डराया, तो ये नहीं माना जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कब माना जाएगा, जब डराकर एक अग्रीमेंट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, लास्ट है क्या, अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप लोग कभी कभार किसी की बातों से बहुत इफेक्ट हो जाते हो, मतलब किसी पे गॉडफादर टाइप के, गॉडफादर समझते हैं, गॉडफादर कौन, अपने पापा तो पापा है, लेकिन एक गॉडफादर कौन होता है, जो गार्जियन होता है, जिसकी बातों से आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो, इफेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो वो जो बंदा है आपका गॉडफादर बना बैठा है और आपसे गलत गलत काम करवा रहा है और आपसे फायदा उठाना चाह रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। तो अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त सामने वाले से पूछा है और उसने फायदा उठाकर आपसे बोल दिया है कि हाँ ये काम करो, तो कैसे फ्री कंसर्न मानी जाएगी, क्या नहीं। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉन्ट्रैक्ट सेड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से बाय तो वो भी फ्री कंसर्न नहीं है, उसे भी हम वॉइडेबल मानते हैं। वेयर अ रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन दी पार्टीज, आपका किसी के साथ ऐसा रिलेशन है
सच वन ऑफ द पार्टी इज इन द पोजीशन ऑफ द डोमिनेटिंग, वो डोमिनेटिंग पोजीशन में आप उनकी बात मानते मानते, फॉर एग्जाम्पल बड़े भाई की बात हम मान ही रहे, ठीक है। द विल ऑफ द अदर यूज द पोजीशन, अब जो बड़ा भाई है वो इस पोजीशन का क्या कर रहा है, ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। अगर उसने सही सजेशन दिया है तो ठीक है भैया, कॉन्ट्रैक्ट सही है, लेकिन अगर उसने सजेशन सही नहीं दिया और इसका उसने क्या किया है, फायदा उठाया, तो हम इसे मानेंगे कि ये वॉइडेबल है, विदाउट फ्री कंसर्न है। क्लियर है बच्चा? तो इन्होंने लिखा है अनड्यू इन्फ्लुएंस में एलिमेंट, पहला कोई एक डोमिनेटिंग पोजीशन में होना चाहिए एंड उसने इस पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज लिया। कंसर्न फ्री होनी चाहिए, कब कब फ्री नहीं है, पहला बताओ पॉइंट, कब, मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड के केस में, दूसरा रोशन के केस में, तीसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब उन्होंने इन तीनों टॉपिक को डिटेल में आपको समझा दिया। हमने स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सबसे पहला एलिमेंट क्या पड़ा था, ऑफर एक्सेप्टेंस डिटेल में, दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन और फ्री कंसर्न, नहीं जो डिटेल में पढ़ लिया हमने, अभी हमने ये पढ़ लिया। देखो और क्या क्या, कंसिडरेशन भी पढ़ा था ना, ये देखो मैं ये कह रही हूँ 6 पॉइंट आ गया ना, मतलब 5 हम पढ़ चुके। कौन कौन से 5 पढ़ चुके? 6 की हेडिंग क्या लिखा है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको दूसरे सेंस में बोलो, लॉफुल ऑब्जेक्ट बोल सकती हूँ। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, लॉफुल, अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है तो क्या होगा, वॉइड होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल, ठीक है। सेक्शन 10 में हमने ये पढ़ा था, ऑल द एग्रीमेंट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट बाय अ फ्री कंसर्न ऑफ द पार्टीज कंपोनेंट ऑफ द लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, लॉफुल कंसिडरेशन होगा, तो ये सब एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, तो हम मानेंगे कि ये क्या है, वैलिड है। सेक्शन 23 याद रखना है, सेक्शन 23 बोलता है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, लॉफुल, अनलेस इट इज, क्या लिखा है, फॉरबिडन बाय लॉ। अगर ये फॉरबिडन बाय लॉ है या फिर क्या कर रहे हैं बच्चा, डिफीट कर रहे हैं, डिफीट करना मतलब हराना, हमारे लॉ का जो प्रोविजन है वो डिफीट हो रहा है। अब मुझे बताओ उसका मीनिंग क्या होगा, पूरा नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। वापस, प्रोविजन लॉ में कुछ बातें लिखी है, सही सही बातें, लेकिन आप उसके अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं जो कि वो पॉजिटिव सेंस में नहीं हो रहा है, तो आप लॉ के प्रोविजन को क्या कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, तो डिफीट कर रहे हो लॉ के प्रोविजन को, डिफीट कर रहे हो लॉ के पर्पस को। जो लॉ का पर्पस है जो वो अचीव करना चाहता है वो अचीव नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो। नेक्स्ट क्या लिखा है, आप फ्रॉडुलेंट एक्ट कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, इंजरी दे रहे हो, किसको, पर्सन को या किसी की प्रॉपर्टी को, या फिर कोर्ट इज रिगार्ड, कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि ये क्या है, इमोरल है, या फिर इसको इमोरल की जगह क्या बोल सकते हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, अपोज्ड है। हमने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स पढ़े, सेक्शन 23 बोलता है कंसिडरेशन हमेशा क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, लॉफुल, अनलेस, अगर लॉफुल नहीं है हम इसे लॉफुल नहीं मानेंगे। कब कब हम इसे लॉफुल नहीं मानेंगे, जब लॉ ने मना कर रखा है, जब लॉ के प्रोविजन के आप अगेंस्ट जा रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, कोई फ्रॉडुलेंट काम कर रहे हो, या फिर किसी को आप इंजरी पहुंचा रहे हो, इंसान को या उसकी प्रॉपर्टी को, या फिर आप इमोरल या फिर पब्लिक पॉलिसी के वो अगेंस्ट है, कोर्ट ने डिक्लेयर किया। तो ये सारी जगहों पे हम क्या मानेंगे कि आपका जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है, ठीक है। इन केसेस में हमारा ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होता है। क्लैरिटी है? इन ईच ऑफ दीज केसेस हम मानेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है। एवरी एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होना चाहिए, अगर वो अनलॉफुल है तो मान लिया जाएगा वो वॉइड है। क्लियर है? आशा कहीं फंस गया बता। पॉइंट यहाँ पे और होता है, 7 क्या बोलते हैं, वॉइड एंड इलीगल। समझ चुके हो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। 5 एसेंशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मिसिंग है तो वो क्या मान लिया जाएगा, वॉइड। इलीगल किसे मान लिया जाता है, जो लॉ ने सीधा मना करके रखा है, भाई ड्रग्स की सप्लाई नहीं कर सकते आप, तो ये क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सट्टा इलीगल है, सट्टा खेलना भाई लीगल है। शेयर मार्केट लॉ को ध्यान में रखकर कर रहे हैं ना, ठीक है, लॉ में ध्यान रखकर उन्होंने रूल्स बनाए। चलो हेडिंग क्या लिखा है, वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा है, डेस्टिट्यूट मतलब लैक ऑफ लीगल इफेक्ट, ठीक है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा है, टू हैव नो लीगल इफेक्ट। दोनों में क्या होता है, लीगल इफेक्ट नहीं होता है, वॉइड में भी लीगल इफेक्ट नहीं और इलीगल में।
दोनों ही लीगली गलत है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वॉइड क्या कह रहा है, एलिमेंट्स मिसिंग है तो गलत है। इलीगल क्या कह रहा है, भाई कानूनन मना करके रखा है, जैसे सट्टा हो गया, ये सारी चीजें हो गई, बेटिंग वेटिंग, ये सारी चीजें। अगर मैं ये बोलूं कि एक अग्रीमेंट है जो माइनर के साथ करे, ये इलीगल है कि वॉइड है? वॉइड है। क्यों? क्योंकि वॉइड की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है। फिर से ध्यान दो, एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है तो वॉइड है, ठीक है। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, कानूनन मना करके रखा है आपको, गलत गलत काम, ड्रग्स हो गया, सप्लाई हो गया, मतलब बिल्कुल सीवियर केसेस हो गए, ठीक है। इंसॉल्वेंट बंदे के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वॉइड है कि इलीगल है? वॉइड, क्योंकि वॉइड क्या बोलता है, मिसिंग, ठीक है। चलिए, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, आइए एग्जाम्पल को फटाफट रीड करें। ए ने उधारी ली, ए बोरो, ठीक है। बी कितना, 1000। चलिए, एग्जाम्पल देके बता के रखा है, ए बोरो फ्रॉम बी रुपीज कितना, 1000, ताकि वो किसको उधारी दे सके, सी को। 3 है, ए बी सी। ए ने उधारी ली है किससे, बी से। क्यों ली है, ताकि वो ये पैसा उधारी का किसको दे सके, सी को। और सी क्या है, सी माइनर है, छोटा बच्चा है। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सी के साथ। क्या सी के साथ, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं। वॉइड है कि इलीगल है, वॉइड, ठीक है। चलिए, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड सी इज वॉइड, क्लियर है। बट बी कैन नेवरदलेस रिकवर द मनी फ्रॉम द ए। बी कभी भी पैसा नहीं ले पाएगा ए से। क्यों नहीं ले पाएगा, ऑन द अदर हैंड है, क्योंकि वो माइनर है। ए हैड बोरोड रुपीज, अब देखो ए ने क्या किया, बोरो किया रुपीज 1000 बी से, लेकिन बी उस पैसे का क्या करने वाला था, गन लेने वाला था। गन लेकर उसको किसको मारने वाला था, सी को। अब ये वॉइड है कि इलीगल है? तो समझ में आ रहा है इलीगल क्या आएंगे, मारना, है ना, सीवियर सिचुएशन वाली चीजें आती हैं। वॉइड बोलता है भैया जो एलिमेंट्स पड़े वो मिसिंग है तो वो वॉइड है। इलीगल क्या बोलता है, भैया आप मर्डर कर रहे हो। इलीगल क्या बोलता है कि भैया आप क्या कर रहे हो, ऐसे ड्रग सप्लाई से गलत काम करो जो कानूनन सीधे से नॉट फॉरबिडन बाय द लॉ है, ठीक है। बी कैन रिकवर द मनी ऑन द वेदर बी अवेयर। अब देखो मेरी बात समझना, अगर बी को पता ही नहीं था इस पैसे का क्या होने वाला है तो उसे पैसे मिलेंगे। अगर बी को पता था कि शूट करने वाला है, बी को पता था सी माइनर क्यों देने वाला है, तो ये सारी चीजें आपको पता थी, फिर भी आपने सारे काम किए, तो आपको कोई भी पैसा रिटर्न देने वाला नहीं है। आप रिकवरी पैसे की नहीं करोगे, तो ध्यान रखना, आपको नॉलेज ही नहीं होना चाहिए, तब आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर कोई इलीगल एग्रीमेंट कर लेता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। इलीगल एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, वॉइड तो बोलेंगे ना। क्यों, क्योंकि कौन सा वाला मिसिंग है एलिमेंट, बताओ, लॉफुल पर्पस वाला। सारे के सारे इलीगल एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। लेकिन ये सारे के सारे वॉइड इलीगल है क्या, नहीं, ठीक है। नो एक्शन बाय द पार्टी, अगर किसी ने इलीगल एग्रीमेंट किया है तो सामने वाली पार्टी भी एक्शन नहीं लेगी, उसको उसका पैसा रिकवर नहीं हो, क्योंकि अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, मनी पेड, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, इलीगल एग्रीमेंट कैन नॉट बी रिकवर। सेम बातें लिखी है, आपको आपका पैसा, प्रॉपर्टी जो भी आपने दिया वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, इलीगल। फंस गए आप कहीं, फंसे। अच्छा, सेकंड पॉइंट, नो एक्शन। देखो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, वॉइड। दूसरा क्या बोल रहा है, जिस पार्टी के साथ इलीगल एग्रीमेंट हुआ है, जिसका लॉस हो गया, वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। और इसी को उन्होंने और जस्टिफाई करके बता के रखा है, पहले इसको पूरा रीड करते हैं। एक मैक्सिमम देर का एक्स, ये सब टर्म्स क्या है, लैटिन है। मैक्सिमम मतलब होता है प्रिंसिपल। एक्स ट्रूपी कॉज नॉन उरिटी एक्शन फ्रॉम एन इवल कॉज नो एक्शन इज अराइज। इवल कॉज मतलब कोई भी गलत काम के लिए आप एक्शन, आपके फेवर में कोई एक्शन लिया नहीं जाएगा। भैया गलत काम हुआ है, तुम भी इन्वॉल्व थे, तुम्हें क्यों पैसा मिलेगा, ठीक है। पहला वॉइड है, दूसरा कोई एक्शन नहीं लेंगे, तीसरा एक्शन नहीं लेंगे, इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर सकते, आपका पैसा फंस गया। अग्रीमेंट दो पार्ट में होता है, वन पार्ट क्या होता है लीगल, अदर पार्ट क्या होता है इलीगल। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट दो पार्ट में डिवाइड है, आधा पार्ट आपका लीगल है, दूसरा इलीगल, कोर्ट विल बी एनफोर्स। लीगल वन को चाहे तो कोर्ट ठीक कर सकता है, आपको उतना दिलवा सकता है, लेकिन आधा पार्ट लीगल होना चाहिए। क्या पता आपको पता नहीं था, आधी बात आपको पता थी, आधी बात आपको पता नहीं, तो कोर्ट आपका साथ दे सकता है। लेकिन अगर वो पूरा का पूरा इलीगल है तो कोर्ट आपको कोई साथ देने वाला नहीं है।
लीगल के लिए साथ दिया जा सकता है, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा। बात फिर फंस जाती है प्रूफ करने में। अग्रीमेंट क्या लिखा है, कोलेटरल टू इलीगल अग्रीमेंट। ये क्या बात होगी, आपका जो अग्रीमेंट था वो कोलेटरल था इलीगल से। अभी ऊपर वाला एग्जांपल देखो, ए ने बी से पैसे लिए, ए ने बी से पैसे लिए, अब वो बी ए उस पैसे का क्या करने वाला था, गन खरीद कर शूट करने वाला था सी को। तो यहाँ पर क्या बोल दिया, आपका जो मेन अग्रीमेंट है वो कोलेटरल है किस पर, दूसरे में। अगर आपका वो अग्रीमेंट इलीगल है तो आपका ये वाला अग्रीमेंट भी क्या मान लिया जाएगा, इलीगल। दोनों ही इलीगल मान लिए जाएंगे वापस। एन एग्रीमेंट विच इज कोलेटरल टू इलीगल एग्रीमेंट ऑल्सो टेंड टू बी, उसे भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो बस पैसे देने का हुआ था ना, मैंने तो 1 लाख का लोन दिया, मैंने तो 1 लाख का लोन दिया, लेकिन मुझे ए ने मुझे बता दिया तो मैं इस 1 लाख के लोन का क्या करने वाला, क्या करने वाला था, उसका गन खरीद के मारने वाला था, उसने मार भी दिया। ठीक है, तो मेन कॉन्ट्रैक्ट लोन का था और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसका था, मारने का। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भैया कोलेटरल है ना, तो मेन कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बोल दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये भी क्या है, इलीगल। तुमने पैसा दिया ही उसको मारने के लिए था, मान लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, रीड करो हेडिंग, अग्रीमेंट वॉइड एज बीइंग, एक हेडिंग पढ़ी थी पब्लिक पॉलिसी के अगर अगेंस्ट होगा, पढ़ा था ना, अभी कहाँ पढ़ा था। ये सब क्या है, अनलॉफुल है, अनलॉफुल पर्पस है, कौन सा वाला, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। चल, अग्रीमेंट वॉइस बीइंग क्या बोल रखा है, अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। अग्रीमेंट कभी भी पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट होगा, यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, पूरी कंट्री से, वही जो हमने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ये सब पढ़ा था। ठीक है, इट्स द टाइम ऑफ द वॉर। अगर कभी भी आप क्या कर रहे हो, स्टेट के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो, रेंडरिंग अब्यूज इनजस्टिस हो रहा है, अब्यूज ऑफ जस्टिस कर रहे हो, ट्राइंग टू इम्पोज अनरीजनेबल इनकन्वीनियंट रिस्ट्रिक्शन फ्री चॉइस ऑफ इंडिविजुअल इन द मैरिज। ये क्या बात कर दी, किसी से अगर जोर जबरदस्ती क्या करवाई, मैरिज भी करवाई। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना जोर जबरदस्ती वाला मैरिज, तो क्या कहलाता था वो, फ्री कंसेंट थी क्या, नहीं। ठीक है, देयर लिबर्टी ऑफ एक्सरसाइज लॉफुल ट्रेडिंग कॉलिंग, तो ये एक तरीके से पब्लिक पॉलिसी की क्या है, अगेंस्ट है। इन्होंने कहा पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जो जो होते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाइए। चलिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कौन कौन से हैं, बट ये इलीगल नहीं है, ये सब वॉइड माने जाएंगे। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉइड, जो कि इलीगल नहीं होते। पहला रीड करो, मुझे बताओ, हेडिंग बस रीड करना। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ दी, क्या लिखा है, पेरेंटल राइट। पेरेंटल राइट बोले तो पेरेंट्स का कुछ राइट होता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा, ठीक है, डिवोर्स हो चुका है अगर, या फिर डिवोर्स नहीं हुआ है, दूर दूर रह रहे हैं, तो बच्चे से मिलने का दोनों का राइट है, लेकिन अग्रीमेंट कर दिया, किस चीज का अग्रीमेंट कर लिया, कि तुम बच्चे से नहीं मिलोगे। तो ऐसे अगर आपने अग्रीमेंट कर दिए हैं तो ये अग्रीमेंट क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, वॉइड। ये इलीगल नहीं है, ये क्या है, वॉइड है, मतलब कि वैलिड नहीं है, गलत है ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे नजर में, कॉन्ट्रैक्ट कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ना ही आप इसको लेके कोर्ट में जाओगे। अगर बाप बेटे से मिलने आ जाता है और मम्मा बोलती है कि भाई तुमने तो अग्रीमेंट साइन किया था, मैं कोर्ट में जा रही हूँ, तो क्या मम्मा कोर्ट में जा सकती है क्या, नहीं, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अग्रीमेंट है। नेक्स्ट अग्रीमेंट देखो क्या लिखा है, अग्रीमेंट किस चीज का करवाया, कि तुम इससे शादी नहीं करोगे, साइन कर दे दो। रिस्ट्रेन मैरिज की बात है, रिस्ट्रेन मतलब रोकना होता है, रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है, रोकना। अग्रीमेंट किस चीज का कर रखा है, मैरिज नहीं करने को लेकर, तो क्या ऐसे अग्रीमेंट कर सकते हो। हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जो हमारी नजरों में क्या है, वॉइड है, लेकिन ये इलीगल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रीड करो। मैरिज ब्रोकरेज मतलब क्या होता है, ब्रोकरेज बोले तो कमीशन, कमीशन की बात हो रही है। ठीक है, मैरिज ब्रोकरेज की बात हो रही है, ब्रोकरेज एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट प्रोक्योर द मैरिज फॉर द रिवॉर्ड। आपने क्या बोल दिया, घूस देकर शादी करवा रहे हो, घूस देकर क्या करवा रहे हो, शादी करवा रहे हो। द एग्रीमेंट टू प्रोक्योर द मैरिज, आपने पैसा दिया कि भैया शादी करो, शादी करो, और इसके लिए रिवॉर्ड दिया बदले में, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या मानेंगे, वॉइड मानेंगे। ठीक है, जैसे हम किसको दे देते, पंडित को दे देते, भाई इसके साथ हमारी जबरदस्ती शादी करवा दो यार, ठीक है, तो पंडित के साथ एग्रीमेंट कर ले इसके साथ शादी करवाने का, और पंडित ने फिर वो नहीं करवाया, तो फिर क्या आप कोर्ट में चले जाओगे उस पंडित के अगेंस्ट, नहीं। अग्रीमेंट रिस्ट्रेन किससे,
सामने वाले के साथ आपने एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जिससे उसकी पर्सनल फ्रीडम छिन जाए, उसने साइन भी कर दिया। इन शॉर्ट वो क्या कह रहे हैं, तुम लोगों ने आपस में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कर लिया जो पब्लिक पॉलिसी की क्या है, अगेंस्ट है, और सामने वाला तोड़ता है और तुम कहोगे नहीं तुमने तो साइन किया था, और तुम कोर्ट में चले जाओगे क्या? नहीं, कोर्ट तो कहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मेरी नजरों में वॉइड है। और लास्ट वाला क्या बोलता है, एग्रीमेंट रिस्ट्रेन टू साइन कर, तू ये वाला बिजनेस नहीं करेगा, ऐसा हमने कर दिया। तो किस टाइप का एग्रीमेंट करवाया है, रिस्ट्रेन टू ट्रेड। कोई बिजनेस था जो मैंने सामने वाले से बोल दिया तू ये बिजनेस नहीं करेगा, साइन करके ये दे दे। तो ऐसे टाइप के जो भी एग्रीमेंट है भैया, सबकी अपनी मर्जी है, सबका अपना फ्रीडम है। हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था ना, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड पढ़ा था। कोई चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस कर सकता है, लेकिन आपने किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर दिया और बोल दिया आप ये बिजनेस नहीं करोगे, तो ऐसा करना अलाउड नहीं है। हमारी नजरों में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, मतलब गलत। क्लैरिटी है? बोलो बच्चों, यहाँ मैं इस टॉपिक को समाप्त कर, ठीक है।